हेलो बडीज, गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार, ज्ञान बाबा के नाम से भी आप जानते हो। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग नीट के एग्जाम के लिए बायोमॉलिक्यूल टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो लिविंग के अंदर पाया जाए उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल। करें, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और सभी लिविंग के अंदर एक जैसे एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं। अब अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर करें बेटा, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कंपैरिजन करने पर जो जो एलिमेंट लिविंग के अंदर है वो नॉन लिविंग के अंदर भी पाए जाते हैं। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन लिविंग के अंदर नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये 5 एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा हैं अर्थ क्रस्ट की तुलना में। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कम है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है। तो कौन से, कोड क्या है, कौन से एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा? बेटा यही कोड है, कौन से, CHON, कौन से, सल्फर। तो कौन से ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है? और इसको अगर आप याद करना चाहो तो काशी मांगे सोडा, काशी, काशी मतलब सी, कैल्शियम, सिलिकॉन, मांगे मतलब मैग्नीशियम, सोडा सोडियम। तो काशी मांगे सोडियम या काशी मांगे सोडा। तो काशी मांगे सोडा जो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है। अब एलिमेंट के आधार पे हम अगर लिविंग और नॉन लिविंग में बात करें तो डिफरेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्वालिटी के आधार पे कोई अंतर लिविंग और नॉन लिविंग में नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के आधार पे दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो ह्यूमन बॉडी के लिए ओशियन याद कर सकते हो, OCN। और अर्थ क्रस्ट में ओशियाल्फी का कोड हो जाएगा। केमिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो बेटा केमिकल एनालिसिस में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। जब किसी भी लिविंग टिश्यू को हम लोग ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसको छानते हैं, तो छानने से 2 फ्रैक्शन मिलते हैं। जो छन के नीचे आ जाता है उसे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहा जाता है, और जो ऊपर बचता है उसे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल के नाम से जाना जाता है। अब जो रिटेंटेट है बेटा, इसमें केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। जो फिल्ट्रेट होता है एसिड सॉल्युबल पूल, इसमें हजारों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस की बात करें बेटा, तो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस में किसी भी लीफ को हम लोग ड्राई कर लेते हैं, फिर उसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख मिलती है उस राख के अंदर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलते हैं। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन 20 टाइप की अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। किसी भी प्रोटीन की बात करें बेटा तो प्रोटीन मीथेन के सब्सटीट्यूएंट माने जाते हैं। मीथेन की जो 4 वैलेंसी पोजीशन है बेटा, वहां पर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ एक वेरिएबल ग्रुप R लगा है, राइट साइड में कार्बोक्सिल है, लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है, और नीचे की साइड में हाइड्रोजन। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब R ग्रुप को अगर हम चेंज करते जाए तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगी। R की जगह हाइड्रोजन लगा दे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, मिथाइल लगा दे तो एलानीन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दे तो सेरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होती है, और किसी भी अमीनो एसिड का जो नाम है वो डिपेंड करता है R ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की डिपेंड करती है 3 चीजों पर, R ग्रुप पर, अमीनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर। अब अगर किसी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो से ज्यादा है तो एसिडिक होगी, जैसे ग्लूटामिक एसिड। अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक होगी, लाइसिन जैसे। और दोनों ग्रुप का नंबर बराबर तो न्यूट्रल हो जाएगी, जैसे वैलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, जैसे टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथ्योनिन हो जाएगी। अब एक पर्टिकुलर पीएच पर जो अमीनो एसिड होती है बेटा, ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करती है। ज्विटर आयन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्जेस बेटा होते हैं एक ही समय में, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल नेचर का होता है। लिपिड की बात करें तो जनरली वाटर इंसॉल्युबल होती, 3 तरह की होती, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड। फैटी एसिड की बात करें तो इनमें एक एल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब एल्काइल ग्रुप की जो वैल्यू होगी बेटा, एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें
तो एल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर 1 से 19 हो सकता है। और अगर हम फैटी एसिड में टोटल कार्बन बात करें तो टोटल कार्बन 2 से लेकर 20 हो सकती हैं। अब जो फैटी एसिड बेटा, इसमें R की जगह अगर CH3 रख दें तो CH3COOH बन जाएगा, है ना। R के CH2H5 रख दें तो C2H5COOH बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर R में हम कार्बन देखें तो 1 से 19 हो सकती हैं, टोटल कार्बन 2 से 20 हो सकती हैं। फैटी एसिड दो तरह की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है, जैसे पॉमिटिक एसिड टोटल 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। अनसैचुरेटेड की बेटा अगर बात की जाए तो जो अनसैचुरेटेड नेचर की होती हैं, अनसैचुरेटेड यहाँ पर उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अरेकिडोनिक एसिड जहाँ पर टोटल 20 कार्बन हो जाएंगी और R ग्रुप में 19 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पर ग्लिसरॉल की बात करें, दूसरा जो फैट है, लिपिड है, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन हो गया ये। ग्लिसराइड की बात करें तो बेटा इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पर ग्लिसरॉल दिखाया गया और ये फैटी एसिड दिखाई गई है। दोनों जब जुड़ते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको मोनोग्लिसराइड कहा जाता है। अब अगर एक फैटी एसिड के साथ में एक ग्लिसरॉल जुड़े तो मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड। अब ग्लिसराइड को बेटा फैट या ऑयल के नाम से भी जानते हैं। फैट और ऑयल में क्या अंतर है? मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो कम होता है, इसलिए ऑयल ठंडियों में भी ऑयल के फॉर्म में रहता है, जबकि जो घी होता है ठंडियों में जम जाता है। ऑयल का एग्जाम्पल है जिंजिली ऑयल यानी तिल का तेल। अब लिपिड के साथ अगर फास्फोरस आ जाए तो इसे फास्फोलिपिड कहते हैं, जैसे लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो लिपिड होती है बेटा न्यूरल टिश्यू में पाई जाती हैं, न्यूरल सिस्टम में, जैसे ग्लाइकोलिपिड। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड की बात करें बेटा तो जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये सब हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हो जाएंगे। अब अगर नाइट्रोजन बेस के साथ सुगर जुड़ जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है बेटा, जैसे एडेनिन के साथ सुगर जुड़ गया तो एडिनोसिन, ग्वानिन के साथ जुड़ गया तो ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जैसे एडिनोसिन से फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनाइलिक एसिड। देखो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं बेटा सब में एसिड लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। न्यूक्लियोसाइड के नाम में एसिड नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के नाम में एसिड लगा हुआ है, ये पहचान करने का एक आसान सा तरीका है। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इन्हीं को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए, और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट उन्हें कहा जाता है जिनका काम हमें पता होता है, होस्ट के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन का पता होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं, सेकेंडरी याद करने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट उन्हें कहते हैं जिनका फिजियोलॉजिकल रोल हमें होस्ट के अंदर नहीं पता होता है। तो इसमें जो कैटेगरी और एग्जाम्पल है ये अच्छे से याद करने। कैटेगरी में जैसे पिगमेंट की बात करें, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन आ जाएगा, लेक्टिन में कॉनकेनावेलिन ए आ जाएगा, टॉक्सिन में एब्रिन और रिसिन आ जाएगा, ड्रग्स में विनब्लास्टिन और करकमिन आ जाएगा, है ना। इस तरह टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन आ जाएंगे, पॉलीमेरिक में रबर, गम, सेलुलोज आ जाएंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक, स्पाइसेस, सेंट, फ्लेवेनॉइड, एल्केलॉइड, है ना, पेनिसिलिन हो गया, ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल जैसे, जिसे आप जराकुस के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल यानी माइक्रोबियल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। हमने बात की थी फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बारे में। फिल्ट्रेट के अंदर हजारों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि रिटेंटेट में केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अब ये 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इनमें से लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है और ये पॉलीमर नहीं होते हैं। लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, जबकि बाकी जो 3 है बेटा ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, ये पॉलीमर हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है, उससे ज़्यादा है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं।
अब फिल्ट्रेट की बात करें बेटा तो फिल्ट्रेट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को बताता है, और जो रिटेंटेट होता है बेटा ये मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में जानकारी देता है जो ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन दोनों को मिला दें फिल्ट्रेट और रिटेंटेट को तो एंटायर केमिकल कंपोजिशन की जानकारी मिल जाएगी। अब अगर सेल में बात करें तो सेल में पानी सबसे ज्यादा होता है 70 to 90%, उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयन 1%। अब देखिए वाटर और आयन तो याद रहता है, बाकी जो कंपाउंड बेटा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसको याद करने के लिए मैंने पेंसिल कोड बनाया। तो पेंसिल को ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है पी, ई को स्मॉल लिखो, एन, सी, आई और एल। तो पी का मतलब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और इसी सीक्वेंस में यहां लिखे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर आपको मिल जाएगा पेंसिल कोड के अंदर। प्रोटीन की बात करें तो ये पॉलीमर है अमीनो एसिड के, और हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं, हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। वाइस थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ लगे क्योंकि गला बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने कह रखा है कि एक वीडियो में दूंगा तो जरूर दूंगा। कल 2 वीडियो दी थी, सेल की, सेल साइकिल और सेल डिवीजन की, और आज हम बायोमॉलिक्यूल कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, है ना। तो जो अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन में होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहती है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन हमेशा अनब्रांच्ड होती है ना, मतलब स्ट्रेट चेन होती है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। अमीनो एसिड बेटा प्रोटीन के अंदर 20 तरह की होती है, जिनमें 10 इसेंशियल होती है और 10 नॉन इसेंशियल होती हैं। इसेंशियल वो होती है बेटा जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो ये हमें खाने से मिलती हैं, और नॉन इसेंशियल उन्हें कहते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। अब प्रोटीन की और उनके फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह, GLUT4 इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 कहते हैं, ये इनेबल करती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। कोलाइजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती, एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ये सभी प्रोटीन होते हैं। कोलाइजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को की बात करें तो रुबिस्को बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये पॉलीमर होते हैं मोनोसैकेराइड के बेटा, है ना, और मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर दो होते हैं। होमोपॉलीमर में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और काइटिन जो है नाग यानी एनेस्टाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन याद कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है जिसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं, और स्टार्च प्लांट में एनर्जी को स्टोर हाउस के रूप में यूज किया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल और फंजाई से स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, इसमें 2 एंड होते हैं, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। जो लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है। याद करोगे आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग। कैसा लगा मेरा फंडा। सेल्लोज की बात करें तो बेटा सेल्लोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है, कॉटन भी सेल्लोज ही होता है, और पेपर जो होते हैं बेटा ये प्लांट पल्प से बनाए जाते हैं, ये भी सेल्लोज ही होते हैं। काइटिन फंजाई की सेल वॉल बनाती है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड को बनाती है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा तो ये रेटेंटेट में पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो 3 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की बेटा बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। शुगर बेटा मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर होती हैं, आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजन बेसेस 2 तरह के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आ जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कॉमन होते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको दिखाई गई हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो प्रोटीन जो होते हैं इनमें 4 लेवल पे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा इसे मेंटेन करता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है रॉड के फॉर्म में होता है जिसमें लेफ्ट एंड एन टर्मिनल या फर्स्ट अमीनो एसिड को बताता है, और जो राइट एंड होता है बेटा ये सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड की जानकारी देता है।
प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बताता है, और सेंगर ने अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस था वो प्रोटीन इंसुलिन में सबसे पहले पता लगाया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में या बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में होता है, और अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिए गए थे। प्रोटीन में केवल और केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स नहीं पाए जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ऐसी प्रोटीन जिनमें एक से ज्यादा सब यूनिट या पॉलीपेप्टाइड होती है उन्हें में स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। जीएन रामाचंद्रन की बात करें, इन्होंने 1949 में कैम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की थी, और जीएन रामाचंद्रन की बात करें तो ये लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस थे। रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया कोलेजन का, जो नेचर में 1954 में पब्लिश किया गया। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन नीट में पूछा है आपसे, तो रामाचंद्रन प्लॉट का यूज किया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए नीट में सवाल पूछा जा चुका है। इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर की भी स्थापना की थी। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग की बात करें बेटा, तो देखो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पहली वाली अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल और अगली वाली अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच रिएक्शन होती है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। ग्लाइकोसिडी बॉन्ड की बात करें तो ये 2 कार्बन एटम के बीच बनता है, 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड के बीच में, जैसे स्टार्च में C1C4 ग्लाइकोसिडी बॉन्ड होता है, सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसिडी बॉन्ड पाया जाता है, लिपिड में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी डिहाइड्रेशन से। तीनों ही बॉन्ड, चाहे पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसिडिक हो, एस्टर, तीनों ही बॉन्ड डिहाइड्रेशन के द्वारा ही बनते हैं। हाँ, करीब 15 मिनट हो गया है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा, तो इनमें 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ये एस्टर बॉन्ड यहां पर आपको दिखाया गया है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में अगर देखें तो इसमें इसका जो डबल हेलिकल मॉडल है वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। अब अगर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में बैकबोन की बात करें तो बैकबोन सुगर फॉस्फेट की बनी होती है, जो पिच होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम राइज पर बेस पेयर है, 36 डिग्री रोटेशन पर बेस पेयर होता है, और जो डायमीटर डीएनए का होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच हो जाएगा, ये भी याद करना है। अब डीएनए में बेटा एंटी पैरेलल पोलैरिटी पाई जाती है। एंटी पैरेलल मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ रन कर रहा है तो दूसरा 5 से 3 होगा, मतलब 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5 आएगा, कभी 5 के सामने 5 और 3 के सामने 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो पिच, डायमीटर, राइज पर बेस पर, रोटेशन, ये सारी बी डीएनए के बारे में हम याद करते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल भी बी डीएनए के लिए दिया गया था। 1 दर्जन से ज्यादा तरह के डीएनए पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा, तो ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में अगर किसी अमीनो एसिड से CO2 निकाल दें तो अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कर दें तो मोनोसैकेराइड बन जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस कर दें तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन को पाथवे कहते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है, 10 स्टेप वहां पर पाए जाते हैं। कोई भी रिएक्शन बॉडी में बिना एंजाइम यानी मामू जान के नहीं हो सकती है, कोई भी रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बनता है, जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना, स्टार्च की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का बनना। एनाबॉलिज्म बायोसिंथेटिक और यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। अब एटीपी की अगर बात करें बेटा, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लिविंग स्टेट की बात करें बेटा, तो लिविंग स्टेट में ग्लूकोज का आपको कंसंट्रेशन याद करना 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर होता है। और लिविंग स्टेट को अगर डिफाइन करें तो लिविंग स्टेट का मतलब है
नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, बस ये याद करना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मामू एक्चुअली होते हैं और लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम की अगर बात करें। राइबोजाइम जो है बेटा ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है, ये आरएनए से बना होता है। अब एंजाइम में, चूंकि एंजाइम नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन होते हैं जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्रेविस या पॉकेट होती है जिनको एक्टिव साइट कहा जाता है, और एंजाइम जो होते हैं एक्टिव साइट के द्वारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कई सारे अंतर होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एंजाइम हाई टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर डैमेज हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसे एंजाइम जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, जैसे थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकलता है बेटा, ये पीसीआर में यूज होता है और ये 80-90 डिग्री सेल्सियस पे आसानी से काम कर सकता है, मतलब इसमें थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब अगर रिएक्शन की बात करें बेटा यहाँ पर, तो एंजाइम का काम होता है, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज कर दिया जाए, तो 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर या तो रेट डबल हो जाएगा, या तो रेट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। देखो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को 10 डिग्री चाहे बढ़ा दें और चाहे 10 डिग्री घटा दें, रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें या घटा दें, दोनों ही कंडीशन में रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, रेट नहीं रेट। ठीक है, अब हाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या हो गया भाई साहब पेन को? इस पे तो चल रहे हो, हाँ चलो ठीक चलने लगा। तो एंजाइम का बेटा काम होता है, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बिना एंजाइम के देखें तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन जब एंजाइम का यूज करते हैं तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी रेट 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब एंजाइम रेट को कैसे बढ़ाते हैं बेटा? तो एंजाइम रेट को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है, देख लो आप यहां पर, और जब एंजाइम का यूज किया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर कम हो जाती है। तो एंजाइम क्या करता है बेटा? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी बेटा प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है, जबकि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैटालिटिक साइकिल की बात करें बेटा तो कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं बेटा, बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, 4 फैक्टर एनसीईआरटी में दिए, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर। टेम्परेचर की बात करें बेटा तो बेल शेप कर्व यहां पर मिलता है, वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी दी गई और एक्सिस पे टेम्परेचर दिया गया है। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। पीएच की बात करें तो यहां भी बेल शेप कर्व मिलता है, वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे पीएच लिया गया यहां पर। जिस
पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच के नाम से जानते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं और एक्सिस पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर 4 ग्राफ जो मैंने बताया बेटा, ग्राफ 1 में एक्टिवेशन एनर्जी वाला, दूसरा ग्राफ टेम्परेचर का, तीसरा पीएच का और चौथा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। जितने भी वाई एक्सिस हैं सब में वाई आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी, एंजाइम एक्टिविटी, वेलोसिटी देख लो एक बार। देखो वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वो वेलोसिटी है ना। इसी तरह से यहां देखो एंजाइम एक्टिविटी आ जाएगा, यहां देखो एक्टिविटी में वाई आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर और पीछे हम लौटते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं सब में वाई लगा हुआ है, तो इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या आता है और वाई एक्सिस पे क्या आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इनहिबिटर के बारे में। जो इनहिबिटर होता है बेटा, उसमें एक ही हमारे सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेटा यहाँ पर है मैलोनिक एसिड या मैलोनेट कहते हैं। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है और ये कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड से या सक्सिनेट से। तो मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनिक एसिड। स्टैटिन भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ये चैप्टर 32 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया गया है। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन एंजाइम का बेस्ड होता है टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, किस तरह की रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं, इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंजाइम के 6 क्लास हैं टोटल, हर क्लास में 4 से 13 सब क्लास हैं। एंजाइम का नाम 4 डिजिट में लिखते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज का 4 डिजिट नाम है 2711। तो 6 क्लास जो हैं, इसका कोड मैंने एक और नया बनाया है। नया वाला कोड है ओम तो है लंबे ईसा से, ओम ईसा से लंबे, है ना। ओम तो है लंबे ईसा से। तो ओ फॉर ऑक्सीडोरेक्टेज, टी फॉर ट्रांसफेरेज, एच फॉर हाइड्रोलेज, एल फॉर लाइज, आई फॉर आइसोमेरेज, एस फॉर सिंथेटेज या लाइगेज हो जाएगा। अब हर क्लास का कुछ काम है, जैसे ऑक्सीडोरेक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं, ट्रांसफेरेज ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये ग्रुप हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलेज बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम जैसे कि हो गया, है ना। इसी तरह से जो लाइज होते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। आइसोमेरेज आइसोमर बनाते हैं। लाइगेज बॉन्ड लिंकिंग करते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। अब नॉर्मली जो एंजाइम होता है बेटा, वो प्रोटीन से बना होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से बने होते हैं। जैसे ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उन एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर 3 तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। एपो एंजाइम वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर 4 तरह की इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम या होलो एंजाइम का होता है। 3 तरह के कोफैक्टर हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटली या फर्मली बाइंड करते हैं कोएंजाइम से। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कैटलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम में ये एंजाइम क्या करते हैं, नीट 22 में पूछा गया था। ये एंजाइम कैटलेज और पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। कोएंजाइम की बात करें, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ट्रांजेंटली थोड़े समय के लिए बाइंड करते हैं कोएंजाइम के साथ में कैटलिसिस के दौरान। एनएडी और एनएडीपी 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और जो कोएंजाइम है बेटा, इनका हिस्सा विटामिन होते हैं, जैसे एनएडी और एनएडीपी में विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है। नियासिन कोएंजाइम नहीं, कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी हैं, इनका पार्ट नियासिन नाम का विटामिन है। मेटालाइन की बात करें तो बेटा, मेटालाइन जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक कोफैक्टर या मेटालाइन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, और ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कोफैक्टर कुल मिला के 4 हैं, जिंक हो गया, हीम हो गया, एनएडी हो गया और एनएडीपी हो गया। बाकी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आज रात में 11 बजे कराएंगे। ठीक है, रात में 11 बजे 11 PM पे इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आज करेंगे। तो रात में 11 बजे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ये जो मैंने करा इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ सबसे जो जरूरी बात है, क्या जरूरी बात है,
लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा तो डिसलाइक भी करके निकल जाना, पता तो चलेगा जो हम कर रहे हैं काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ ही साथ एक काम और कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, पैसा तो लगता नहीं, फ्री मिल रहा है तो ले लो यार। ठीक है, कोई सजेशन हो तो भी बता देना बाबा जी को, बाबा जी अगली क्लास में इंप्लीमेंट कर देंगे। कल लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको मिलेगी। तो एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं 38 सारे मैं कवर करा दूंगा इसी तरीके से। अब जितना भी टाइम लग रहा है, अब टाइम के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कोशिश तो करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हम करा दें। लेकिन अब जैसे इस वीडियो में करीब आधे घंटे का टाइम लग गया, 30 मिनट लग गया, जबकि मैं सोचता था कि ये 10, 15, 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बड़ा टॉपिक है तो 30 मिनट लग गया। कोई छोटा टॉपिक होगा तो 10 मिनट में भी हो जाएगा, कुछ चैप्टर 15 मिनट में भी हो जाएंगे। अगर ये तीसरी वीडियो है वीडियो टैबलेट सीरीज की, ये सीरीज जो चल रही है इसका नाम है वीडियो टैबलेट, तो इसकी तीसरी वीडियो है बेटा। और पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लेलिस्ट भी बना दी है उसकी, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड, 1.25 पे देखो, 1.5 पे देखो, मजा आ जाएगा। किसी को स्लो लग रहा है तो भैया तुम ऐसा करो, अरे नहीं नहीं, जिसको तेज लग रहा है 1.25 पे काहे देखेगा, अरे बाबा जी नहीं नहीं, जिसको फास्ट लग रहा है बेटा वो 0.75, 0.5 पे देखे, मजा आ जाएगा, पूरा आनंद मिल जाएगा तुमको। और अगर तुमको भैया स्लो लग रहा है तो तुम 1.25, 1.5 पे देखो, तुमको भी बहुत मजा आ जाएगा। अगर इसी में मजा आ रहा है तो अब तो फिर आनंद ही आनंद है ना, तब तो परम ज्ञान मिल ही जाएगा, बाबा जी दे ही रहे हैं। तो अगली वीडियो में लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कल ये 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। रात में 11 बजे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरा आपके नीट के एग्जाम तक इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर शाम को एक वीडियो मिल जाया करेगी आपको, वैसे 8 बजे मैंने बोल रखा, लेकिन बेटा 8 बजे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी हो नहीं 9 बज चुका है, करीब 9:30, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो 10 बजे तक मिलेगी। तो और 11 बजे क्लास भी आपकी, ठीक है, तो इसको रिवाइज करके फटाफट 11 बजे आना, लिंक आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।